मित्रों और मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं अपने चैनल कॉलेज के लैंग्वेजेस चैनल SRBGNR GDC ये कम्मम लैंग्वेजेस 2 चैनल पर आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। कल तकनीकी समस्या टेक्निकल प्रॉब्लम से के कारण कल हम जो कहानी चीफ की दावत पढ़ाए थे पीपीटी के माध्यम से, अंत में दृष्टि IAS विद्यार्थियों के द्वारा नाट्य मंचन प्रस्तुत की गई। तो कुछ तकनीकी समस्या के कारण वह प्ले तो हुई है, लेकिन आवाज सुन नहीं पाए थे। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर खासकर उसी नाट्य मंचन को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम सीधा उसी पर जाएंगे। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए द्वितीय भाषा हिंदी के रूप में आप लोग गद्य दर्पण और कथा सिंधु पढ़ रहे हैं। इस कथा सिंधु के अंतर्गत कथा सिंधु के अंतर्गत चीफ की दावत एक कहानी है। एक पहला भाग आप लोग कल देख चुके थे। आज दूसरा भाग उस नाट्य मंचन को यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अभी मैं उसको अपने पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को यह शेयर करने जा रहा हूँ। आप तैयार है? देख लीजिए। अच्छा, ये लोग प्रदर्शन बहुत अच्छा है। ओके, आप लोग भी इसके प्रदर्शन करने के लिए विचार कर सकते हैं। शेयर हो रहे हैं ना? ओके, देख लीजिए। यह औपचारिक रूप से मैंने ये सब बनाए थे, क्योंकि एक संपूर्ण निबंध, एक संपूर्ण कहानी, एक संपूर्ण लेसन के लिए यह सब होना जरूरी है। तो इसको मैं स्क्रीन बड़ा करना चाहता हूं। एनलार्ज करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। सॉरी, और कम हो गया, कोई बात नहीं। राइट, देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 1 BA BSc BCom और BBA फर्स्ट ईयर और सेकंड लैंग्वेज ग्रुप में आप लोग इस विषय को पढ़ेंगे। इस पुस्तक का नाम गद्य दर्पण और उसमें कथा सिंधु नॉन डिटेल भी टेक्स्ट बुक गद्य साहित्य और कथा सिंधु नॉन डिटेल। चीफ की दावत भीष्म साहनी एक कहानीकार है। भाग 2 प्रस्तुत प्रस्तुत करने वाला ये सांबशिवराव SRBGNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ऑटोनमस, और यूट्यूब चैनल का नाम SRBGNR GDC ये KMM लैंग्वेजेस 2, और दूसरा चैनल अपने प्राइवेट पर्सनल मेरा सांबशिवराव अतोड़ा। इन 2 चैनलों पर आप लोग कभी भी यह देख सकते हैं। आइए, यहाँ पर एक कुछ चित्र मैं आपके लिए यहाँ पर आपके सामने लाना चाहता था। ओके, साहित्य के भीष्म, जैसे महाभारत में भीष्म का स्थान किस प्रकार माना जाता है, एक प्रमुख स्थान के रूप में भीष्माचार्य बैठे हुए थे अपने महाभारत में। तो वैसे हिंदी साहित्य जगत में भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के भीष्म के रूप में पाठक पुकारते हैं। तो के भारत डाक के द्वारा यह मान्यता मिली है, मान्यता मिली थी। ओके, स्टैम्प रिलीज किए थे 2017 में 17 में।
उसके बाद भीष्म साहनी के कुछ साहित्य, तामस और आज के अतीत पर ऐसे कुछ किताबें हैं, उसमें से काव्य भी है, कहानी संकलन भी है और नाटक भी वैसे देखे जाते हैं। ओके, गुलेल का खेल एक, और कबीरा कबीरा खड़ा बाजार में, यह नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में यह नाटक है, यह भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद चीफ की दावत, यहाँ पर एक थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, चीफ, यस, चीफ की दावत। इस कहानी में प्रमुख पात्र एक माँ प्रमुख पात्र है, क्योंकि माँ के आसपास ही पूरी कहानी घूमती फिरती है। उसके बाद उसके बेटा मिस्टर श्यामनाथ पढ़ा लिखा है, ऑफिस में या कारपोरेट ऑफिस में काम करने वाले एक उत्सुक युवक है। राइट। उसके बाद और एक प्रमुख पात्र है श्यामनाथ की पत्नी, वो भी मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न वुमेन है, युवती। उसके बाद चीफ, जो सारी कहानी का मद्देनजर उसी को दृष्टि में रखकर बनाई गई है। चीफ जो चीफ एग्जीक्यूटिव आप सो ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए, और चीफ की पत्नी, ये 5 पात्र यहाँ पर हमें आते हैं। इन 5 पात्रों के और कुछ जोड़ते हुए यहाँ पर क्या है, ये लोग इसको प्रस्तुत नाट्य मंचन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर चीफ की दावत कहानी का यूट्यूब चैनल, फिल्म या नाटक का प्रदर्शन दृष्टि IAS एकेडमी के सौजन्य से, कटसी विद दृष्टि IAS अकादमी, उन्हीं लोगों ने इसे बनाकर अपने यूट्यूब में हम जैसे विद्यार्थियों के लिए ये लोग पोस्ट किए थे। तो यहाँ पर यह यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया गया है। ओके, लिंक भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आप सीधा दृष्टि विद्यार्थियों की चीफ की दावत टाइप किया तो भी आप लोग उसे देख सकते हैं। तो मैं सीधा इसको इस पर दबा के प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। सिस्टम में थोड़ा स्लो है, आ रहा है। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का इस भागाड़ में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जिस संस्था ने आज हमें ये मौका दिया है कि हम सभी अपनी प्रतिभा को एक मंच दे सकें, मैं चाहूंगी कि उस संस्था के बारे में चंद लाइनें आप सभी से कहूं। दृष्टि द विजन सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के प्रति एक समर्पित संस्थान है, जिसका प्रमुख फोकस हिंदी माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों पर रहा है। संस्थान की स्थापना नवंबर 1999 में डॉक्टर विकास दिव्यकृति तथा डॉक्टर तरुणा वर्मा द्वारा की गई थी। तब से लेकर आज तक ये सिविल सेवा अभ्यर्थियों के बीच एक लोकप्रिय एवं उपयोगी संस्थान रहा है। अभी तक इस संस्थान से जुड़े 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने केंद्रीय या राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है। ये बात तो सच है कि साहित्य मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। जहाँ दादी नानी की कहानियां जीवन की एक नए रंग की तस्वीर हमारे सामने उकेर कर रख देती हैं, इन्हीं कहानियों को हमारे दिग्गज साहित्यकारों ने अपनी कलम दी। इन्हीं कहानियों में से प्रेमचंद की कहानी सतगति और भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत पर आधारित आज की ये नाट्य प्रस्तुति हम सबको समाज के उस पहलू से जोड़ देगी जो रोज की बात होते हुए भी हम सभी से अनदेखी है, और इस भागती दुनिया में सिर्फ मैं के लिए जीते हुए लोगों को याद दिलाएगी कि हमारे पीछे हमारे पूर्वज या ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। ये नाट्य प्रस्तुति एक नए प्रयोग के रूप में दृष्टि के छात्रों की एक छोटी सी पहल है,
इस पहल में हंसराज कॉलेज व रंगरेज थिएटर्स का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। दृष्टि परिवार हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा मैम, उनका यहाँ पर स्क्रीन मैंने उसको एनलार्ज किया था, स्क्रीन को। सॉरी फॉर दी स्मॉल डिस्टर्बेंस। या मैं शिवानी शर्मा आप सभी का इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जिस संस्था ने आज हमें ये मौका दिया है कि हम सभी अपनी प्रतिभा को एक मंच दे सकें, मैं चाहूंगी कि उस संस्था के बारे में चंद लाइनें आप सभी से कहूं। दृष्टि द विजन सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के प्रति एक समर्पित संस्थान है, जिसका प्रमुख फोकस हिंदी माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों पर रहा है। संस्थान की स्थापना नवंबर 1999 में डॉक्टर विकास दिव्यकृति तथा डॉक्टर तरुणा वर्मा द्वारा की गई थी। तब से लेकर आज तक ये सिविल सेवा अभ्यर्थियों के बीच एक लोकप्रिय एवं उपयोगी संस्थान रहा है। अभी तक इस संस्थान से जुड़े 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने केंद्रीय या राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है। ये बात तो सच है कि साहित्य मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। जहाँ दादी नानी की कहानियां जीवन के एक नए रंग की तस्वीर हमारे सामने उकेर कर रख देती हैं, इन्हीं कहानियों को हमारे दिग्गज साहित्यकारों ने अपनी कलम की। इन्हीं कहानियों में से प्रेमचंद की कहानी सतगति और भीष्म साहनी की कहानी जीत की दावत पर आधारित आज की ये नाट्य प्रस्तुति हम सबको समाज के उस पहलू से जोड़ देगी जो रोज की बात होते हुए भी हम सभी से अनदेखी है, और इस भागती दुनिया में सिर्फ मैं के लिए जीते हुए लोगों को याद दिलाएगी कि हमारे पीछे हमारे पूर्वज या ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। ये नाट्य प्रस्तुति एक नए प्रयोग के रूप में दृष्टि के छात्रों की एक छोटी सी पहल है। इस पहल में हंसराज कॉलेज व रंगरेज थिएटर्स का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। दृष्टि परिवार हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा मैम तथा कॉलेज प्रशासन का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए हमें ये मंच प्रदान किया। आशा करती हूँ कि दृष्टि के युवा विद्यार्थियों की ये प्रस्तुति एक अमिट छाप छोड़ने में सफल रहेगी। इसी बात पर मीर तकी मीर का एक शेर याद आता है, बारे दुनिया में रहो गमजदा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमजदा या शाद रहो, ऐसा कर चलो या कि बहुत याद रहो। नाटक शुरू करने से पहले दृष्टि परिवार कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा मैम का अभिवादन करना चाहता है। मैं डॉक्टर रमा मैम और विकास दिव्यकृति सर से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आए। दृष्टि को यहाँ तक लाने में विकास जी ने जिस तरह से आप लोगों को एक मंच दिया, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। और आज से इन्होंने हंसराज कॉलेज के साथ एक नया रिश्ता जोड़ा है दृष्टि के बच्चों के माध्यम से। विकास जी, ये बहुत अद्भुत कार्य आपने किया है और इस कार्य में हंसराज कॉलेज हमेशा आपके साथ है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। शुक्रिया मैम। रमा जी मेरी सीनियर रही है कॉलेज के टाइम से ही, डिबेटिंग इनसे सीख के हम बड़े हुए थे, तो उनका शुक्रिया कहना कोई ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए शुक्रिया। और अगर आज की परफॉर्मेंस अच्छी रही है आप लोगों की, तो मेरी बात हो गई है, वो बार बार हमें ये समझा देने को तैयार है आप अच्छा परफॉर्म कीजिए और आगे बढ़िए। शुक्रिया। थैंक यू सर।
ऊपर पता नहीं कैसे जिंदगी कब नाराज होगी। अभी साहब आएंगे, वो अलग कर लेंगे और मैं पूछूंगा चाय तो बोलेंगे हाँ ये तुम्हारी चाय। अब चलो कर के लेता हूँ। जीने के लिए सोचा ही नहीं। मुस्कुराए को क्या करूं मैं? घर में नहीं होकर एक ही नौकर है और बेटे भी अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। 5 बजे और कैसे बोलो मैं 7 बजे मेहमान नहीं हो जाएगा। हम भी ऐसे पे काम कर रहा हूं। बच्चे बच्चे कहां हैं? आज भी खेलने का है चलो। मैंने क्यों नहीं भेजा है? ताकि मैं देर से सारा काम करूं। ये काम है इस वक्त मुझे चाहिए था कि बच्चों को नहला धुलाकर तैयार कर देती। और खाने की क्या जरूरत है? खाना खाने तैयार है बस ये जल्दी बाकी है और वो रखना देखिएगा। मैं तो बात करना नहीं भैया ऊपर की मछलियां ले जा रही हूं। बड़ी खबर से क्यों है दुनिया में? ये मार्केट बैठी होगी। जिंदगी तेरे हमने हमें मना लो रिश्ते नए समझाए। अगर कंबल ओढ़कर बैठा ही है सोने वाले कमरे में जाके बैठो ना। कहाँ है के सामने जिंदगी तेरे हमने हमें रिश्ते नए समझाए। तुम्हें मैंने मना किया ना कि सोफे पे टांगे लगाकर मत करा करो और वहां से उठी हो तो कंबल में मिलता है। तुम ना भागना चाहो इस घर में कोई काम करके होगा भी है। मेहमान मेरी 7 बजे आएंगे। बेहतर होगा कि माँ उससे पहले ही अपने सारे काम के लिए ये ठीक है यार। मेहमान खाना खाने आ रहे हैं न जाने कितनी देर हो जाए। बेहतर होगा कि माँ पहले ही नहीं यार मैं नहीं चाहता कि ये तो फिर जाने जाना चाहिए। पहले इधर माँ उधर को भैया तो
दोनों सोफे पे टांग चढ़ाकर गाने गाती रहती थी। तो ये बताओ, कोठरी में भेज देने से कौन सा मामला सुलझ जाएगा? क्यों? अरे बरामदे में खाना खिला रहे हो ना? हाँ तो और माजी की कोठरी का दरवाजा बरामदे की तरफ खुलता है या नहीं? सुनता फिर अरे तुम आज सो गई तो उनके खटाखों की आवाज पूरे घर में गूंजेगी। माँ का बिना सुनते अच्छी खासी वो भाई के घर जाए। अगर वो वहां चली जाती तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। तुमने खुद को वहां लगाने की ना बीच में डाला। सुनो जी, तुम जानो तुम्हारी माँ जानो, मैं क्यों बीच में पढ़ूं? मैंने रोका था तुम्हारी इज्जत के ख्याल से, और मैं सोच रही थी आज पड़ोस वाले क्या कहेंगे? बेटा अपनी माँ को 10 दिन भी नहीं रख सका। तुम्हें ना मेरी इज्जत की चिंता नहीं थी, तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता थी, ताकि लोग ये ना कहे कि बहू अपनी सास को भी नहीं संभाल सकती। अरे तो इसे मुझे कौन से लड्डू पेड़े मिलने थे? तुम्हारी माँ दिन भर मेरी छाती पर सवार रहती है, कभी ये कर तो कभी वो कर, चैन से जीने भी नहीं देती। अब तुम्हें क्या लेकर आ गई? अगर तुम नहीं बात कर सकती तो सीधा कहो ना, मैं खुद माँ से क्या बात नहीं कर सकता। अरे तो जाके सारा बनता है मैं खाना नहीं खाती। अच्छा ठीक है माँ, जो भी है तुम अपनी कोठी में जल्दी चल जाओ, इस काम में कोई देर नहीं होनी चाहिए। और एक बात मेहमान खाना खाने आ रहे हैं, खाने का प्रबंध हमने बरामदे में किया है। मैंने 20 लोगों को बुलाया था, साथ में उनकी बीवियां भी बड़ा होंगी। अच्छा किया था। मेहमानों से ही तो घर की शोभा होती है। इधर उधर की बातें मत करो माँ, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। खाने का प्रबंध हमने बरामदे में किया। मेहमान पहले बैठक में आएंगे, उसके बाद खाना खाने के लिए वो बरामदे में आएंगे। तब तुम उठकर अपनी कोठी में चले जाना जब वो खाना खाने के लिए बरामदे में आने लगे। ठीक है ना? और सो मत जाना वहां पर जाकर, तुम्हारे खराटों की आवाज बहुत सरक तक जाती है। और ये गाना बंद नहीं करवाया तुमने अभी तक? समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या करूं श्याम? जब से नाक का ऑपरेशन हुआ है, नाक से सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा ठीक है माँ, तो एक काम करो, तुम अपनी कोठी में जाने के बजाय गुसलखाने के रास्ते से बैठक में चले। हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे, तब तुम बैठक में बैठे रहना, और जब मेहमान अपने घर जाने लगेंगे तुम गुसलखाने के रास्ते से ही अपनी कोठी में चले जाना। ये तरीका ठीक है ना? Yes, I think she should put on good clothes. In the case boss sees her by chance, she should be properly dressed. ठीक है जी। माँ तुम एक काम करो, तुम आज कुछ ढंग के कपड़े पहनो। तो कहोगे पहन लूंगी। तुम आज सफेद कमीज और सलवार पहनो, आज के दिन वही ठीक है। हाँ
जाओ और अभी पहन के आओ, मैं देखूं तो सही तुम कैसे लगती हो। जाओ फटाफट। और एक बात, कोई जेवर वगैरह भी पहन लेना, हाथों में चूड़ियां और गले में कोई हार भी पहन लेना। जेवर जेवर कहाँ से लाऊं शाम? तू तो जानता है तेरी पढ़ाई के समय सारा जेवर बिक गया था। अब तुमने ये कौन सा राग अलापना शुरू कर दिया माँ? जेवर नहीं है तो सीधा मना नहीं कर सकती, और जेवर बिके है ना तो कुछ बन के ही आया हूँ। और वैसे जितने तुम्हारे जेवर बिके हैं ना उससे दुगने के लौटा दूंगा मैं तुम्हें। मेरी तो जबान ही जल जाए, मैंने तो यूं ही कह दिया था। अगर कुछ होता तो अपने आप पहन ले, आज ना पहनूंगी तो फिर कब पहनूंगी? अच्छा ठीक है माँ, तुम एक काम करो, पहले जाके तैयार हो जाओ, वो सफेद कमीज सलवार पहन लो, जाओ मैं देखूं तो सही कैसे लगे। और ये सिर को ढककर बैठना। माँ का भी ना झंझट ही रहेगा। अब तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम भी जाके तैयार हो जाओ। एक बार आगे के सामने बैठे तो मोहतरमा उठने का नाम ही नहीं लेती। वैसे लो, अब तुम नाराज क्यों हो रही हो? अब हमारी मोहतरमा नाराज होगी बताओ? वो छोड़ जाओ, कभी हाथ में याद करो। वैसे तुम बहुत सुधार कर निकाली है तो तुम आज बेंगलोर वाली कैंपस लिया कर लो, आज के दिन वही निकल रही है। और हाँ, बहुत की बीवी की खूब खातिरदारी करना, तुम मेरे क्या कर लेती हो? और का इंतजाम करवाइए। अरे मैं निकलवा लूंगी, सिर्फ पास में ही तो है। अरे भाई उसको तो क्या क्या करती रहोगी, कोई काम तरतीब से भी होना चाहिए कि नहीं? अच्छा बाबा, तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो। और एक काम करना, छोटी सिपाहियों के 3-4 एक्टर लगवा देना, वरना हमारे देसी भाई कालीन पर सिगरेट गिरा करेंगे। यार कभी कभी तो मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा तो लोगों का बॉस के साथ में सेठी और एक दो और तो ठीक है। जैसे बुला ही लिया है तो क्या हो सकता है? हाँ यार, लेकिन हमारे लोगों को पार्टियों का ढंग भी तो माना है। सारी औरतें एक लाइन बनाकर बैठ जाती हैं और उनकी बातें वही सच्ची सरकारी और बातें होती हैं। कोई हिंदुस्तानी औरत दूसरी की बात नहीं सुनती, सारी इकट्ठी बोलती रहती है। लेकिन तुम बहुत की बीवी के साथ कोई सब्जी तरकारी की बात मत करना। जानती हूँ, लेक्चर मत दो। अरे भाई, मेहमान से बातें करने का मतलब भी होता है कि वो कौन ना हो, उसका परायापन दूर हो। अगर तुम हर वक्त अपनी ही राम कहानी सुनाती फिरोगी तो वो बोर नहीं हो जाएंगे। जानती हूँ। भाई बहुत की बीवी है, अगर उसको अच्छा नहीं लगा सारी पार्टी के पास, और अगर बहुत की बीवी खुश तो समझ लो बाजी मार ली। संभाल लूंगी, संभाल लूंगी। और उनसे इंग्लिश में बात करना। और अगर उनको खुद इंग्लिश ना आती हुई तो फिर तुम उनसे कहना कि अगर उनकी शौकों में दिलचस्पी हो तो तुम उनके साथ जाने के लिए तैयार हो। उनको कहना कि तुम्हें एक दो दुकानें मालूम है जहां पर सेल लगी। वैसे भी हिंदुस्तानी औरतें सेल को देखकर तो भागी जाती हैं। और तुम एक काम, अगर बहुत तुम भी एक आधा पैसा लगा लेना, और अगर वो ड्रिंक करती हो तो तुम भी एक आधा पैसा लग लेना। पागल हो गए हो क्या? अरे भाई बॉस की बीवी हैं, समझा करो। और सुनो, अगर उन्हें कोई चीज पसंद आए ना तो चुप करके उठा के उनके बैग में डालो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम वो आइवरी बॉक्स पहले से मीटिंग पर रखो, उनकी नजर ऊपर तो हो जाएगी। जैसे ही वो उसको देखे तुम चुप करके उठा के उन्हें भेज दो। अरे जानती हूँ, लेक्चर मत दो। जैसे बॉस की बीवी ना हुई कोई महारानी हुई। अरे भाई
बॉस की बीवी खुश तो समझो बहुत खुश। और तुम एक काम करना, बातों में मेरे बारे में जरूर बताना। उनसे कहना कि इसका बाप बहुत बड़ा रईस था। पुराने जमाने में मेरे बाप के पास 3 बंगले थे और अंग्रेज हाकिम उन्हीं बंगलों में तो रहा है। मुझे तो नहीं मिला। कहने में क्या जा रहा है? सही बात है। और एक बात कहना उन्हें कि उस समय आने वाली पहली मोटरगाड़ी मेरे बाप ने तो खरीदी थी। और ये हुई तुम्हारे बाप की बात, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूंगी? अरे भाई, अरे बाप भी तो मेरा ही था। और तुम ये मोटर तुमको ये तुमके साथ वॉकिंग पे जाओ और तुम कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। अरे भाई, हर कोई तारीफ का भूखा होता है, बस तारीफ करने का ढंग होना चाहिए। संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। अरे भाई, बहुत चीजें तो संभालूंगी, बहुत मैं संभाल लूंगा। बड़ी मुश्किल से राजी किया कमीने को, वो मानता ही नहीं था आने के लिए। तो माँ आ गई। हाँ, माँ जरा तुम बैठो। तुम एक काम करो, पहले तुम भी तैयार हो जाओ, मैं माँ को बुला दूँ। माँ जरा बैठो। अरे माँ, ऊपर टांगे क्यों चढ़ा रही हो? ये कुर्सी है, कोई खाट नहीं है जहाँ पे बैठती है टांगे ऊपर चढ़ा देती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो माँ, इस बार तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बात ध्यान से सुन लेना माँ, कान खुले हैं। हम लोग पहले मेहमानों को सीधा बैठक में लेके आएंगे, उसके बाद खाना खाने के लिए वो बरामदे में आएंगे। जब हम बैठक में होंगे तो तुम यहाँ बरामदे में कुर्सी पे बैठी रहोगे, और जब हम खाना खाने के लिए यहाँ बरामदे में आएंगे तो तुम पीछे गुसलखाने के रास्ते से बैठक में चली जाओगे, और वहां पे जाकर सोना नहीं। और जब मेहमान उठकर जाने लगेंगे तो गुसलखाने के रास्ते से ही अपनी कोठरी में चले जाना। ठीक है ना माँ? ये सब संभाल लेना तुम। एक बात कोई गड़बड़ हो गई ना माँ तुमसे। बच्चे आ गए। बच्चे माँ पता नहीं कहाँ उठम मचा रहे हैं। सुन रहे हो, आज तक जानी काट के मनोगे। ये साड़ी मैंने 3 साल बाद पहनी है। जब पहली बार पहनी थी तब भी तुम्हारा प्रमोशन हुआ था, और देखना जब इस बार पहनी है तब भी तुम्हारा प्रमोशन होगा। बिल्कुल यार, तुमने पहनी और हमारा प्रमोशन। सुनो मेरी बात ध्यान, हमारे देसी लोग आने वाले हैं, पता इसीलिए अभी तो कोई नहीं है। मैंने बहुत तो 7:30 तक टाइम दिया था और अपने लोगों को साथ था, ताकि जब तक बॉस आए तो कुछ लोग यहाँ पे हों। पर देखना, हमारे देसी भाई हर बार की तरह लेट ही आएंगे। अरे ठीक है, जो भी किया। हाँ यार, अरे मिस्टर सेठी आए हैं। मैं जानता था। तुम एक काम करो, तुम फटाफट लिंका का इंतजाम करो। अगर लिंका पहले आ जाएगी तो वो कमीना लिस्टी की जिद नहीं करेगा।
यदि हमें इच्छा ही नहीं होती तो हमारे घर में भी लेते। अरे देखी आज माँ का व्रत, आज 7:30 लीटर छोड़ेंगी, उसके बाद ही बोतलें खुलेंगी यार। अरे भाई 7:30 बजने में तो अभी 20 मिनट है, हमें पहले बताया होता। व्रत खोलने के बाद हम भजन गाते संग बजाते चले आए। अरे मेरे भाई देखी तू पी के बहने लगा यार, बस इसीलिए। भाई मेरे को बैठना हो ना तो लिखा भी कभी बैठ सकता हूँ मैं। इतना ताल्लुक हो गया है कि वोट के आने पर ठीक कर करेगा। और भाई मारते नहीं क्या? अबे रुक, अबे कमीने रुक जा। मुझे मना किया ना कि आज माता व्रत है, वो तेरे जाति की शक्ल नहीं देखना चाहती। वो उधर अपना व्रत तोड़ने जाएगी और सामने तेरे जैसा बैठे खड़ा होगा। भाई ठीक है यार, अब और बात नहीं है। और लोगों के आने का वक्त हो गया है। यदि तूने उनके सामने बोतल खोल दी ना तो भाई को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अब तो बोतल जब ही खुलेगी जब माँ का व्रत खुलेगा। चल बात कर यार, तू है हमें आगे में नहीं सर, राय ज्ञान ठीक है लो।
साल की उम्र में भी मक्की के दाने दबाते हैं, ऊपर से गन्ना और चूसते हैं सर। क्या बताऊं आप। और एक हमारे बुजुर्ग सर इतना सा भी कुछ नहीं खा पाते सर, सब कुछ डालना टीका हो गया सर हमारे पास। मैंने सर आप अरे सर घूमने तो मेरे पिता जाते थे, मेरे पिता नहीं सुबह सुबह निकल जाते थे सर, और ऐसे 3-4 मील सर पर दौड़ लगाते थे सर। भाई वो क्या सेहत थी सर, क्या बताऊं आप। अरे सर ये सब बातें छोड़िए सर, आप ड्रिंक लीजिए सर, ये फालतू की बातें करता है। आप बहुत आलता है। अरे सर पीछे तो मेरे चाचा थे, मेरे चाचा सर पीकर धूप हो जाते थे, पर मजा उनके पैर खड़ा है। और एक सर हमारे तो देखो 3 पैक पीने में और देखो कितने लगते हैं सर। अरे चारों जब खेलते रहे तो पीता क्या है? अरे भाई यार तेरा करीबों का देखिए सर, हमारे लखनऊ में आज तक चार लगी, आपके आने की खुशी में उसने भी पी सर, और आप सर आपको वैसे ही पी। अरे नहीं शवनाथ, मैंने भी खूब पी ली है। अरे सर पीजिए ना सर आप। अरे सर आप हमारे घर रोज रोज आते हैं, क्या चाहते हैं कि मतलब आप पार्टी जाके नहीं है सामना से पार्टी करना सकते। अरे नहीं शामनाथ, अब तुम क्या चाहते हो, नशे की मदद में तो अरे बरामदे में औरतें को घेरा पड़ा रहो। अरे नहीं सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है सर, गजब, माइंड ब्लोइंग सर। शामनाथ अब देर हो रही है। सर नाइस यंग सर, और अभी आप तो बहुत है सर, समय की चिंता तो हम जैसे लोगों को होनी चाहिए। क्यों भाई सामना। हाँ ऐसी बात नहीं, काम करने वाला हर आदमी मजबूर होता है। यह बात नहीं है सर, काम करने वाला हर आदमी मजदूर होता है। फिर भले ही वह सैलून काम कर रहे थे या चप्पल घसीटता हुआ काम कर रहा है सर, बहुत खूब, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है सर। और सर अभी तो हमारी जुबानी गाना गाएंगी सर। मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे भाभी जी हमें पता है आप बहुत अच्छा गाती हैं। और सौगात साथ में तुमका पर संगति करता है।
नमस्कार माँ जी। माँ नमस्कार करो, बहुत नमस्कार कर रहे हैं। हाउ डू यू माँ? माँ तुम भी कहो हाउ डू यू डू। हाउ डू यू माँ? माँ बहुत कुछ बोल रहे हैं। माँ कहो हाउ डू यू डू। ओ डू अरे माँ इसी बात पर हाथ मिलाइए। हाथ मिलाओ माँ, बहुत हाथ मिला रहे हैं। बाया नहीं मत दाया हाथ मिलाते हैं। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मेरी माँ जरा देहात की रहने वाली, इसलिए शहर के तौर तरीके नहीं जानती। अरे मेरा भी पंजाब एक बार जाना हुआ था। पंजाब के देहात बड़े खूबसूरत होते हैं। वहाँ पे जाना हुआ, दूर फैले हुए नीली नीली पहाड़ियाँ और ऊंचे लंबे कटावत लोग होते हैं वहाँ। सर यह है हमारा पंजाबी डॉक्टर, हमारा काशी पहलवान। वहाँ पे जाना हुआ, मुझे बड़े कटावत लोग बड़ी बड़ी कट करके पी जाती है। मैं तो देखकर हैरान रह जाता हूँ। अरे सर अब तो सब चाय पीते हैं सर। पहले अगर लस्सी के गिलास में मक्खन का चक्का नहीं पैदा हो तो कोई पीता ही नहीं था सर। अरे माँ जी आप तो बहुत दिन देहात में नहीं होंगी। पूरी देहातों में सर, वरना कुर्सी पे टांगे चढ़ाकर कौन बैठता है सर। अरे शामनाथ बैठने दो, उन्हीं का तो घर है। वो नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेंगे? बात में शामनाथ जब मैं पंजाब गया था, वहाँ पर पंजाबी गीत सुने थे, बड़े खूबसूरत होते हैं। वहाँ पर पंजाबी किसान खेतों के किनारे बैठकर जो पंजाबी गीत गाते हैं, उनका अंदाज ही अपना होता है। वैसे माँ जी बहुत दिन देहात में पंजाबी गीत सुनाए। हाँ सर, मेरी माँ को ना बहुत गीत आते हैं। बचपन से सर मैं इसके गाने सुनते रहे। माँ कोई गीत सुना दो। एक गाना नहीं आता है, मैंने कब गाया? माँ बहुत कह रहे हैं तो उनका कहा मोड़ दो तुम, कोई सुना दो गाना। अब मैं जवान तो नहीं हूँ ना, मुझे गाना नहीं आता है। सुना दो माँ, बहुत बोल रहे हैं, सुनाइए ना माँ। अरे माँ बहुत रोज रोज थोड़ी आते हैं हमारे, उनका कहा मोड़ दो, कोई सुना दो, वो सुना दो, दो पत्थर अनारा दो, सुना दो। हाँ अरे माँ जी सुनाइए सुनाइए। हरियाणी मान, हरियाणी भेड़ा, हरियाते मारा भागी हरिया, जिस दिहाड़े मेरा हरियाणी जमिया, वो दिहाड़ा मारिया। यह विवाह का गीत है सर। अच्छा बेटे की विवाह पर माँ गाती है सर। वैसे गाने की शामनाथ, माँ के गाने का अपना खालिश अंदाज है। जैसे पंजाबी खालिश गीत होता है, जैसे पंजाबी खालिश दूध होता है। वाह सर वाह, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है सर, गजब। वैसे शामनाथ ये बताओ पंजाब के देहात की दस्तकारी क्या है? क्या मतलब सर? अरे पंजाब के देहात के लोग हाथों से क्या बनाते हैं? बहुत कुछ बनाते हैं सर, औरतें भी बहुत कुछ बनाती हैं और लड़कियां भी बहुत कुछ बनाती हैं। लड़कियां सर खिलौने बनाती हैं, गुड़िया बनाती हैं, और औरतें खास तौर पर सर फुलकारी बनाती हैं। फुलकारी? फुलकारी क्या है? सर इसमें हाथ से कबीलाकारी की जाती है सर। पंजाब की एक खास चीज होती है सर, ये लड़कियों के विवाह पर उनको दहेज में दी जाती है सर। वैसे मैंने फुलकारी देखी नहीं। क्या तुम्हारे पास घर में कोई फुलकारी है शामनाथ? हाँ सर, कोई एक आधी पुरानी पड़ी होगी। माँ कोई पुरानी फुलकारी पड़ी हो तो ले आओ, सर देखना चाहती हूँ। जाओ माँ। सर अभी आप देखेंगे आम तौर पर सूती लाल कपड़े पर रंग बिरंगे धागों से डिजाइन की जाती है सर। वैसे किस काम आती है यार? सर बहुत काम आती है। इसके पर्दे भी बनाए जाते हैं, इसको पलंग पोश की तरह भी यूज किया जाता है, और आजकल तो लड़कियां सर इसके कोट की तक पहनने लगी। शोभा क्या आप भी फुलकारी बनाती हैं? अरे नहीं, ये सब तो देहात की औरतों का काम है। मुझे तो सुई में धागा डालना भी नहीं आता।
ये देखो मेरे ब्याह के वक्त की है जी। अब तो जगह जगह से धागे निकलने लगे। अरे बड़ी खूबसूरत चीज है ये, यही तो पंजाब की खास दस्तकारी है, फुलकारी। क्या खूब रंग है इसके, एकदम से खालिस चीज है। शामनाथ, ये बताओ, मुझे भी फुलकारी चाहिए थी, कहाँ से मिलेगी ये? सर कहीं से क्यों लेंगे आप? मेरी माँ आपको बना देंगे सर। अरे नहीं शामनाथ, माँ को परेशान मत करो, मैं बाजार से ले लूंगा। अरे सर, बाजार की चीज में और हाथ से बनाई चीज में बड़ा अंतर होता है। मेरी माँ उसमें अपने हाथ से खास पंजाबी डिजाइन डालेंगे सर। क्यों माँ, बना दोगी ना बहुत फुलकारी? मुझे अब फुलकारी बनानी नहीं आती, ना महीन काम अब मुझसे नहीं होता। अरे माँ, बहुत कह रहे हैं, तुम उनका काम मोड़ दोगी। मेरी आंख में जाला उतर आया है, अब मैं फुलकारी नहीं बना सकती। अरे सर, आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ सर आपके लिए बहुत बढ़िया फुलकारी बना देंगी, चिंता मत कीजिए। बहुत खूब शामनाथ, माँ जी जब फुलकारी बना रही होगी मुझे इत्तला करना, मैं जरूर माँ जी से मिलने आऊंगा। जरूर सर। अच्छा शामनाथ, अब चलते हैं, जी काफी देर हो चुकी है। माँ तुम भी जाके सो जाओ। अरे शामनाथ, सुनते हो, उस मक्का सिटी को जो था ना, हम उधर पड़ा हुआ है। ये कमीना मानता नहीं है, बड़ा संबंध है, पीता ही रहता है, पीते ही रहता है। तेरी फुलकारी लड़ी जान, तुम फुलकारी काट दी, ने तुम फुलकारी काट दी। तो मेरी माँ, आज तो तूने रंगी ला दिया माँ, बहुत अलग की तरह खुश हो गए हैं। तुम्हारी बातें कर रहे थे माँ, तुमने तो गजब कर दिया माँ। एक बात कहूं, हाँ बोलो माँ। खाने का हाँ हाँ माँ बोलो तो। मैंने अपनी जिंदगी का सब खा पहन लिया है। अब बस एक ही इच्छा है कि वो मुझे हरिद्वार भेज दे। ये तुमने कौन सा राग लगाना शुरू कर दिया माँ? तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो? अगर तुम हरिद्वार चली जाओगी तो लोग क्या कहेंगे कि बेटा अपनी माँ को नहीं संभाल सकता? नहीं श्याम, तू अपने बच्चों के साथ यहाँ खुशी से रह, पर अब यहाँ मेरा जी नहीं लगता। माँ, अगर तुम चली जाओगी तो मेरी बदनामी नहीं होगी? बस तुमने बहुत के सामने वचन दिया है कि तुम उनके लिए फुलकारी बनाओगे। अगर तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा माँ? अब मेरी आंखों से काम नहीं होता है, आंखों में पानी आता है। हाँ, वो अपने साहब से कह रही हो, फुलकारी बाजार से ले लो। माँ, तुम्हारे सामने ना मैंने बहुत वचन दिया, तुम ऐसा तो मुझे धोखा देने जा रही हो, जब मेरी जिंदगी की तरक्की का वक्त आया है। तरक्की? मेरी तरक्की होगी? और नहीं तो क्या माँ, मेरी तरक्की हो सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ, मुझे इससे भी बड़ी नौकरी मिल सकती है। अगर मेरी तरक्की होगी, लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, तुम रहने दो, अभी ना करना, मेरे सामने मत करो, तुम जाओ भाई साहब माँ, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जी लूं या मरूं। अगर मेरी तरक्की होगी श्याम, मैं फुलकारी बना, जैसे भी होगा बना। आज बरसों बाद तुम
की बदमाशी। अरे माँ चश्मा भी बन जाएगा तुम्हारा। अरे माँ अब तुम मत सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। अरे माँ अब तुम सो जाओ, जाओ सुबह मिलते हैं माँ, सो जाओ। जब छोटा था तो माँ कहकर लिपट जाता था। बड़ा हो गया है ना, माँ की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फुलकारी बना दूं, उसकी तरक्की होगी ना, बना दूं। देखिए आप लोगों ने देखा है ना, या हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। इसके साथ साथ यह नाट्य मंचन जो है समाप्त हो गया। ओके, आप लोगों ने देखा है और इस पर विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। मैंने एक कहानी को नाटक के रूप में किस रूप से प्रस्तुत किया जाता है, इसमें कुछ काल्पनिक भी आ जाता है। उस निर्देश के आधार पर जो मूल बात को नहीं भूलते हुए यहाँ पर इसका प्रदर्शन किया गया था। इस पर उन लोगों का ये वाचन देखिए, उन लोगों का वाचन। यस, ओके। यहाँ पर जो अभिनेता और अभिनेत्री लोग वहां पर कैरेक्टर्स है, उन लोगों का वाचन भी देख सकते हैं। इस कहानी को पूरी तरह से पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। पढ़ेंगे तो यह नाट्य, यह मंचन पर प्रस्तुत
ये नाट्य मंचन जो है आपको ठीक तरह समझ में आएगी। मैंने यह कहानी आज भी इसलिए प्रासंगिक है, यह कहानी आज भी इसलिए प्रासंगिक है कि हमेशा अपने संतान को माँ की सहायता लेनी पड़ती है। माँ ही ऐसे एक त्यागमयी है जो अपने संतान के लिए सब कुछ त्याग कर सकती है। भले फुलकारी बनाने के लिए उनकी आंखें साथ नहीं देती है, फिर भी आंखें साथ नहीं देती है, फिर भी माँ यहाँ पर उनके बच्चा श्यामनाद को तरक्की मतलब प्रमोशन मिलेगा, यह बात सुनते ही फुलकारी रेडी करने के लिए तैयार हो जाती है। देखिए यहाँ पर माँ जो है अपने अंदर अपने आप को सब कुछ त्याग कर चुकी है। उनके लिए कभी नहीं जी, सब कुछ वह उनके बेटा के लिए ही अपना जीवन सर्वस्व त्याग, ये माँ ही कर सकती है, यह माँ ही कर सकती है। तो इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, हम लोग साहित्य इसलिए पढ़ते हैं हमें वह संवेदनशील बना सके। साहित्य किस लिए पढ़ते हैं? संवेदनशील बनने के लिए। हमें इस समाज में इस प्रकार की घटनाएं बहुत सारी हमारे सामने देखने के लिए मिलती हैं। शायद इससे पहले भी देखे होंगे या आगे भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने हम लोग साहित्यिक विद्यार्थी इसलिए संवेदनशील होकर रहना चाहिए क्योंकि इस समाज में समानता या सबको समझने की शक्ति साहित्यिक विद्यार्थी में है। सबके विचार, चाहे माँ हो या पत्नी हो या बेटी हो, बहन हो, दीदी या दलित या जमात या कोई और बैकवर्ड क्लासेस, ओके, मैंने उनकी तरफ से हम सोचने के लिए प्रयास करते हैं। वह केवल साहित्यिक विद्यार्थी ही कर सकता है, साहित्यिक विद्यार्थी ही कर सकता है। इसलिए कहानीकार या कवि, लेखक, नाटककार कोई भी हो, वह संवेदनशील होकर इस समाज में होने वाली घटनाओं को अक्षर रूप देने के लिए कोशिश करते हैं। उनकी रचना का एक सार्थक सिद्ध करने के लिए वे प्रयास करते हैं। ओके बच्चों, क्या परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो इस कहानी से आप लोगों को किस प्रकार का प्रश्न आने की संभावना है? चीफ की दावत कहानी का सारांश लिखिए, एक प्रश्न। चीफ की दावत कहानी का सारांश लिखिए, ओके। और दूसरे प्रश्न के रूप में या कम अंक के लिए छोटे प्रश्न के रूप में श्यामनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। श्यामनाद का नाम सुनते ही हमें याद आना चाहिए कि यह पात्र चीफ की दावत कहानी में प्रस्तुत की गई है, ओके। वैसे और माँ का चरित्र चित्रण कैसे भी हमें तैयार करना होगा। तो श्यामनाद का चरित्र, कैरेक्टर कैसे यहाँ पर विकास किया गया था, विकास मैंने डेवलप करके दिखाए गए थे। या भी इन बातों पर आप लोग ध्यान दीजिए, ओके। आप लोग और एक बार इस चैनल को खोलकर यह वॉच करने के लिए कोशिश कीजिए। इस प्रकार मैंने आप लोगों को छोटा जादूगर यह भी एनिमेटेड यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए पीपीटी में प्रस्तुत किया गया था, और वैसे प्रायश्चित का भी एनिमेटेड फिल्म यूट्यूब का आप लोगों के सामने रखा था। वैसे सदगति के लिए भी सत्यजीत रॉय के द्वारा निर्देशित एक 40 मिनट का फिल्म भी आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया था। और आज हम चीफ की दावत, यह भी एक फिल्म के द्वारा, भले ही नाटक क्यों ना हो, लेकिन ये कोई फिल्म से कम नहीं है। यह भी मैंने किसी ना किसी रूप से आप लोगों के लिए एक दृश्य रूप प्रस्तुत करना मेरा उद्देश्य है। चाहे यूट्यूब चैनल का बना हुआ फिल्म हो
या नाट्य मंचन, कोई भी हो, दृश्य रूप प्रस्तुत करना मेरा उद्देश्य है। इसलिए पढ़ने से भी, ओके, सुनने से भी, देखने से उससे बहुत फायदा उठा सकते हैं, विषय को बहुत आसानी के साथ समझ पाएंगे। ओके, इसलिए यह दृश्य रूप आपके लिए प्रस्तुत किया गया था। ओके, आप लोग इसको कैरेक्टर माँ, श्यामनाथ की पत्नी, चीफ और चीफ की पत्नी, और बाकी ये नाटक में जोड़ा गया था। लेकिन जहां तक कहानी से संबंधित है, ये 5 पात्र ही हमें खास लगते हैं। ओके, इसके साथ मैं बाग पार्ट 2 चीफ की दावत कहानी पार्ट 2 को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। भीष्म साहने को हम फिर से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज इस कहानी को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।